नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के 7वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद, इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, 7वें एपिसोड में हम इलेक्ट्रॉन स्पिन की ओरिजिन को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉन की ओरिजिन को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले मॉडल में ग्रेविटेशनल फील्ड की ओरिजिन को समझने की कोशिश की थी, कैसे कि पूरा यूनिवर्स का जो मास है, एनर्जी है, वो सब कुछ एक पॉइंट पर केंद्रित था और कोई फील्ड नहीं थी, और कुछ सरफेस पे मासेस जो थे, लम्स जो हैं, वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कीमत पर धीरे धीरे वो इस कॉमन सेंटर को छोड़ने लगते हैं और मास क्या बोलते हैं कन्वर्ट हो जाती है फील्ड में। इस मॉडल को हमने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत सिंपल मॉडल है। होता हो या साथ साथ ये भी हो सकता था कि बहुत सारा मास जो है वो टोटल फील्ड की एनर्जी में कन्वर्ट भी ना हो, जिसने सरफेस पे छोड़ा है ना, तो एज अ पार्टिकल वो मौजूद रहें। तो मतलब जो कॉमन सेंटर है और जो जिसमें ज़्यादातर मास यूनिवर्स का अभी भी केंद्रित है और जिसमें एनर्जी भी है, सब कुछ है, तो उसके अराउंड फील्ड तो डेवलप हो गई, लेकिन एक नहीं कहीं एक डस्ट पार्टिकल्स का स्लरी भी मौजूद है ना। इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया अगर थोड़ा और तेज़ी या धीमे से और होने लगे इस सेंटर से, जहाँ से मास और एनर्जी वास्तव में धीरे धीरे सरफेस छोड़ रहा है, तो हम पाएंगे कि एक तरह का प्रेशर जनरेट हो जाएगा। क्या प्रेशर जनरेट हो जाएगा? कि जो पार्टिकल्स पूरी तरह से मास उनका कन्वर्ट नहीं हुआ है एनर्जी फील्ड में उसमें, और पहले से फील्ड डेवलप हो चुकी है, जो कि पहले जो जिन पार्टिकल्स ने सरफेस को छोड़ा, सेंटर को छोड़ा, वो पूरी तरह से उन्होंने फील्ड डेवलप कर दी। लेकिन जो नए पार्टिकल्स छोड़ रहे हैं वो अपना मास पूरी तरह से लूज नहीं कर रहे हैं और वो उनका कुछ पार्टिकल्स बच जा रहे हैं, तो वो डस्ट का क्लाउड बना ले रहे हैं। लेकिन जो और लम्स नीचे से निकल रहे हैं वो तो निकलते जा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं से जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो पार्टिकल्स बच गए हैं डस्ट, वो उसके कारण वो इनवर्ड प्रेशर फील करते हैं। और इसी तरह से जो इंटरनल एनर्जी और जो मासेस के लम्स जो सेंटर को छोड़ रहे हैं ना, यूनिवर्स के सेंटर को छोड़ रहे हैं, उसके एक तरह से स्फीयर को छोड़ रहे हैं सरफेस से, वो ऊपर की ओर जा रहा है, और जो पार्टिकल बच गए हैं ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटेशन डेवलप हुआ है उस पुल में अंदर की तो ओर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करता है, और इस प्रेशर में कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा कि न्यूट्रल न्यूक्लियाई जनरेट हुए होंगे। जी हाँ, और वो न्यूट्रल न्यूक्लियाई जब कंडेंस हुए तो आपस में क्या बोलते हैं, कंडेंस होने के बाद आपस में कोलाइड भी हुए होंगे, और जब कोलाइड हुए होंगे ये न्यूट्रल न्यूक्लियाइज, तो इस कोलिजन के कारण क्या हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज और जो भी थोड़ा मास है उसके ज़रिए वो, जी हाँ, न्यूक्लियस को वो जंप कर गया ना। तो इस तरह से एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने न्यूट्रल न्यूक्लियस को जंप करता है इस कोलिजन से, तो न्यूक्लियस में चार्ज आने लगते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज आता जाएगा ना। तो इस तरह से एटम की तरफ बढ़ना चालू हुआ, ठीक है, यूनिवर्स के ओरिजिन के साथ, फील्ड के डेवलपमेंट के ही साथ। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड हम देख रहे हैं कि सबसे पहले डेवलप हुई है, और जिसका एरिया एक तरह से इन्फिनाइट होता गया, और वो सतत रूप से बनी हुई है पूरे यूनिवर्स में ना। जबकि जो एटम है वो पहले न्यूक्लियाई के रूप में कंडेंस, और उससे फिर आपस में न्यूक्लियाई जब वो आपस में टकराए तो उनसे इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेके इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियाई को छोड़ते गए, तो एक तरह से एटम की क्या बोलते हैं बनना चालू हुआ। एटम की स्टेबिलिटी के लिए हमने बताया कि रदरफोर्ड मॉडल को इम्प्रूव कर लीजिए। जी हाँ, बोर ऑर्बिट में आ जाइए, तो भले ही इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर वे में न्यूक्लियस के राउंड अगर घूमेगा तो वो
एनर्जी नहीं लूज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं लूज करेगा। इसलिए नहीं लूज करेगा रीमा, इसलिए नहीं लूज करेगा क्योंकि बोर ऑर्बिट में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, बोर ऑर्बिट में। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो लूज करने वाला है या लूज कर रहा है, वो सब इलेक्ट्रॉन जब छोटे छोटे टुकड़ों में अपने चार्जेस के साथ उनके मध्य ही स्टैंडिंग वेव में वो ऊर्जा रह जाएगी, और न्यूक्लियस के साथ ये जो ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये नोड्स की तरह काम करेगा, और इसके मध्य ही वास्तव में स्टैंडिंग वेव डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ तक हम आपको ले आए। अब ज़रा इसको मॉडल को स्पिन से कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए ज़रा इसको। मान लीजिए अब ये तो मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बोर ऑर्बिट में ब्रेक हो रहा है। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन सिंपल, हमारे जो संजीव कुमार गुप्ता सर हैं, प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर IISc बेंगलोर में, उनसे 6 महीने के लिए मैं भी रूबरू हुआ था एक कोर्स में। तो वो कहते हैं कि पहले सिंप्लिसिटी से चलो और एकदम गहराई में जाओ। तो जब ये मान लिया हमने कि इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में डिस्पर्स हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो आप कुछ ना फोकस करिए, आप पहले एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और उस इलेक्ट्रॉन को 2 हिस्सों में आप तोड़ दीजिए, 2 स्पीयर्स में। एक स्पीयर इलेक्ट्रॉन का ये, एक स्पीयर इलेक्ट्रॉन का ये। जैसे मेरी 2 आँखों को आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन की 2 आँखें हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन दोनों के मध्य स्टैंडिंग वेव है, और स्टैंडिंग वेव में जानते ही क्या होता है कि यहाँ जो सब बीच में सेंटर में सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा, और यहाँ पर जस्ट आँख के बगल सबसे कम एम्पलीट्यूड रहेगा ना, एक तरह से ना। तो एक तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन के ये जो आँखें हैं वो नोड का काम करेंगी। लेकिन अब इसको और गहराई में आइए। इलेक्ट्रॉन तो जो है ये पार्टिकल है, और जो स्टैंडिंग वेव है इन पार्टिकल्स के मध्य जो स्पेस है उसमें है ना। तो इलेक्ट्रॉन के जो स्फीयर है इसके आप जस्ट कोने पे आइए, सरफेस पे। तो सरफेस पे फील्ड होगी, क्या होगी, सरफेस पे फील्ड होगी। आप कहोगे फील्ड किसके किसके कारण होगी, जो इलेक्ट्रॉन ये वाला है इसके कारण भी होगी फील्ड ना। और अगर ये कहीं न्यूक्लियस भी कहीं होगा उसके कारण भी होगी। लेकिन जो कूलम्ब्स लॉ सीधा सीधा कहता है कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और एक न्यूक्लियस ले लीजिए, और न्यूक्लियस में 100 प्रोटॉन रख दीजिए और इलेक्ट्रॉन अकेला है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन के एकदम करीब होंगे, सरफेस पे होंगे, तो वहाँ फील्ड कौन डिसाइड करेगा, और कोई नहीं डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेगा। तो इसलिए इस दोनों इलेक्ट्रॉन जो अभी ब्रेक हुआ है इनके मध्य की स्पेस को ज़्यादातर कोई और नहीं डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड ही डोमिनेट करेगी। और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के जस्ट सरफेस पर फील्ड को कौन डोमिनेट करेगा, कोई और नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन का स्फीयर है वो डोमिनेट करेगा। और उस सरफेस पे क्या है एक्चुअली में, उस सरफेस पे नोड है। क्या है, नोड है, स्टैंडिंग वेव का नोड है। तो स्टैंडिंग वेव का नोड वहाँ कैसे बनेगा, वो तभी बनेगा चूँकि इस इलेक्ट्रॉन के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के कारण फील्ड है, लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के मध्य स्टैंडिंग वेव भी है। तो इलेक्ट्रॉन के सरफेस पर फील्ड 0 कैसे होगी, फील्ड 0 इस तरह से होगी कि जो स्टैंडिंग वेव है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन के जस्ट सरफेस पर, एक इलेक्ट्रॉन 2 स्पीयर्स में टूट गया, और एक स्पीयर के सरफेस पर, जस्ट सरफेस पर स्टैंडिंग वेव का नोड है। तो वहाँ फील्ड क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन स्फीयर के सरफेस पर फील्ड किसके कारण होगी, आधे इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, वो डोमिनेट करेगा ना। तो वास्तव में यही जो आधा इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो स्टैंडिंग वेव जो बनती है वास्तव में कैसे बनती है, एक वेव जब आपस रिफ्लेक्ट होती है और स्वयं से इंटरफेरेंस करने लगती है, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन स्फीयर के सरफेस पर, आधे इलेक्ट्रॉन के स्फीयर के सरफेस पर अगर फील्ड 0 होनी है, तो फील्ड 0 होनी है तो उसके लिए स्वयं इलेक्ट्रॉन की
जो उस सरफेस पर फील्ड है वो जस्ट क्या बोलते हैं अपोजिट होगी किसके, उस वेव के जो वास्तव में स्टैंडिंग वेव बना रही है ना। अब आप कहेंगे यार फिर तुम ऐसा कह रहे हो, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, दो नोड्स के मध्य रस्सी, मान लीजिए दो नोड्स हैं, दोनों के रस्सी ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, तो नोड्स पर वो पार्टिकल मूव नहीं करता है। इसलिए नहीं मूव करता है रस्सी का पार्टिकल क्योंकि वेव एक बार ऊपर खींचती है, लेकिन वो चूँकि किससे खूंटे से बंधा होता है वो उसको नीचे खींचता है। जब वेव नीचे खींच रही होती है तो खूंटा उसको ऊपर खींच रहा होता है। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन की, वो वास्तव में स्टैंडिंग वेव के द्वारा जो भी क्या बोलते हैं सरफेस पर फील्ड रहेगी उसको कैंसिल करेगा। तो आप कहोगे अरे ये कौन सी बात हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन जो दो स्पीयर्स में टूट गया है उसकी सरफेस पे उसके द्वारा जो वेव है उसके द्वारा जो फील्ड है वो फ्लक्चुएट कर रही है। हाँ, फ्लक्चुएट कर रही है। कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन है उस पर आधा इलेक्ट्रॉन इधर आधा इलेक्ट्रॉन इधर, अगर ये स्फीयर है रिजिड तो सरफेस पे फील्ड जो है फ्लक्चुएट नहीं कर सकती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। लेकिन चूंकि स्टैंडिंग वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड को उसको कैंसिल करना है, जो कभी ऊपर है कभी नीचे है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो आधा स्फीयर है उसकी फील्ड को भी फ्लक्चुएट करना होगा। ये तभी संभव है जो इलेक्ट्रॉन है वो रिजिड स्फीयर ना रहे, एक इलेक्ट्रॉन दो स्फीयर्स में टूटे लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहें, आप एक तरह से फ्लक्चुएशन में रहें, कांस्टेंट फ्लक्चुएशन में। और इस फ्लक्चुएशन से क्या होगा कि वो फील्ड को मैनेज कर लेंगे, वो फील्ड को मैनेज कर लेंगे अपने सरफेस पे, जिस तरह से स्टैंडिंग वेव क्या बोलते हैं कारण स्टैंडिंग वेव वास्तव में दो अपोजिट वेव्स के इंटरफेरेंस से बन रही है, या एक ही वेव के आधे रिफ्लेक्शन से उसके इंटरफेरेंस से बन रही है ना। तो स्टैंडिंग वेव की जो कारण जो भी फ्लक्चुएशन हो सकता था फील्ड का उसको कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो फ्लक्चुएट होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैंसिल कर देगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन के सरफेस पर स्टैंडिंग वेव का नोड बन पाता है। और वैसे तो फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रॉन के केंद्र पर तो फील्ड जीरो होएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रॉन के सरफेस पे भी फील्ड जीरो होती है। वो इसलिए जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट कर रहा है और स्टैंडिंग वेव के कारण जो भी पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती थी उसको निगेट कर रहा है। तो फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है दो स्पीयर्स में है लेकिन दोनों स्पीयर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं अपने नेगेटिव चार्ज के साथ। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अगर घूमता है, एंगुलर मोमेंटम बनाता है, एंगुलर वे में घूमता है, सर्किल में घूमता है, प्लानिटरी वे में घूमता है एग्जैक्ट, तो वास्तव में वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है ना। यही बात हुई थी ना। और वो कैसे एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करेगा ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक बॉल की तरह अपने एक्सिस पे स्पिन करने लगे तो तब भी मैग्नेट की तरह काम करेगा। लेकिन उससे बेटर तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है या उसका आधा बॉल ही ले लीजिए वो फ्लक्चुएट करे। क्या करे, फ्लक्चुएट करे। और फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, ताकि वो स्टैंडिंग वेव का नोड अपने सरफेस पे बना सके। समझ रहे हैं। तो ये फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रॉन के कारण ही वास्तव में स्पिन का ओरिजिन है हमारी थ्योरी के अनुसार, जो हम थ्योरी देने की कोशिश कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक जिस दिशा में, और भी बहुत से लोग हैं, मैं बहुत लोगों को नहीं सुन पाता हूँ, कहीं रिसर्च पेपर में ये सब बातें हों भी, और अगर होंगी तो बस मुझे समझ लीजिएगा कि मैं भी उसी डायरेक्शन में हूँ जाने अनजाने ना। अगर मेरी जानकारी में होती तो मैं ये ना कहता कि मेरी थ्योरी, बल्कि मुझको ये कहना चाहिए कि हमारी थ्योरी के अनुसार, क्योंकि कई बार पैरेलल वे में चीज़ें चलती हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में ब्रेक ही नहीं होता है, बल्कि जिन पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो रहा है वो पार्टिकल फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं, ताकि उन पार्टिकल्स के मध्य स्टैंडिंग वेव को रखा जा सके, उनके नोड्स को पार्टिकल के सरफेस पर बनाया जा सके।
ना, तो यहाँ से इनहेरेंट स्पिन भी उसकी भी उत्पत्ति होती है। ऐसा ही कुछ मैंने अपने पहले या दूसरे एपिसोड में हमने ऐसा कुछ बोला था, लेकिन मैं इतना क्लियर नहीं हो पाया था। इसको अभी हमने क्लियर किया। तो स्पिन की ओरिजिन को हमने समझाने की कोशिश की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और भी क्या चीज़ बदलती है, वो है क्या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जब फ्लक्चुएट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन या उसका पार्ट, तो वो मैग्नेट के तरह भी, लाइट चली गई है सुनते रहिएगा, तो वो मैग्नेट के तरह भी क्या बोलते हैं अपने सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, जो स्टैंडिंग वेव के फ्लक्चुएशन को, मैग्नेटिक पार्ट को भी काउंटर कर लेगा। जी हाँ, तो इस तरह से हमने चीज़ों को समझाने की कोशिश की। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के जो टूटा कई पार्टिकल्स में और चार्ज में, उनके मध्य स्टैंडिंग वेव होने से फ़ायदा क्या हो गया। स्टैंडिंग वेव होती है, स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है, जब कोई एक वेव एक सिरे से चले और दूसरे सिरे पे रिफ्लेक्ट होने लगे, तो जो आधा उसका रिफ्लेक्ट हुआ पार्ट वापस आ रहा है, और जो पहला वाला पार्ट है वो आपस में इंटरफेरेंस करते हैं, तो स्टैंडिंग वेव बन जाती है। तो ठीक ये स्टैंडिंग वेव जन्म कैसे हुई, जन्म कैसे ली। इलेक्ट्रॉन जब प्लानेटरी वे में रदरफोर्ड मॉडल में घूमने जा रहा था, तो वो ब्रेक होने लगा, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होता तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिलीज हो रही है उसको फिर कैसे स्टैंडिंग वेव में रखता, क्योंकि उसके लिए नोड्स चाहिए थे बहुत सारे। एक नोड तो न्यूक्लियस है, बाकी नोड्स इलेक्ट्रॉन जो डिस्पर्स हो जाएगा वो बना लेंगे ना। तो यहाँ से ये एनर्जी प्लस यही नहीं होता है, यहाँ पे मास एनर्जी कन्वर्जन भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड ऑर्बिट में कितनी दूर जाने के बाद ब्रेक होगा ना। अगर पहले वो थोड़ी देर ऑर्बिट में घूमेगा तब ब्रेक होगा, तो उस वक्त तक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज हो जाएगा। तो इससे पहले ही इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, लूज करने से पहले ही वो ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब मास एनर्जी कन्वर्जन भी हो रहा है। तो मतलब मुख्य बात जो स्टैंडिंग वेव जो है, ब्रेक हुए इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मध्य न्यूक्लियस के साथ, वो एक्चुअली में मास एनर्जी कन्वर्जन से ही जनरेट हुआ है। और कुछ मास, जैसे हमने बताया था कि जैसे यूनिवर्स से किसी एक पॉइंट पर अपना मास और एनर्जी पूरा लिया है पिछले एपिसोड में, और बाहर कोई फील्ड नहीं है, लेकिन कुछ मास लूज करके वो फील्ड डेवलप करता है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है तो कुछ मास यूज करके वो अपना स्टैंडिंग वेव जनरेट कर लेता है ना। और ये मास एनर्जी कन्वर्जन से पॉसिबल होता है। और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स वास्तव में जो नोड्स का काम कर रहे हैं वो फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं, जिसके कारण स्पिन भी जनरेट हो रही है। प्लस जो स्टैंडिंग वेव है वो जैसा कि कैसे जनरेट होती है, जब कोई एक वेव एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ जाए और उससे आधा रिफ्लेक्ट हो, फिर आधे पोर्शन से अब क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने लगे। तो कहने का मतलब स्टैंडिंग वेव क्या है, एक तरह से एक वेव जब दो हाफ वेव्स में ब्रेक हो जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो एक तरह से स्टैंडिंग वेव क्या बोलते हैं, दो वेव्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और जिनके एम्पलीट्यूड एक तरफ है, उनके इंटरफेरेंस को शो करता है। और उनके क्या बोलते हैं, वो वेव्स जो आधा आधा बढ़ के एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो नोड्स पर टकराती हैं, तो मोमेंटम भी वास्तव में वो ट्रांसफ़र करती है। मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है मतलब फोर्स ट्रांसफ़र करती हैं। तो स्टैंडिंग वेव ही वो जरिया है जिसके कारण पार्टिकल्स के मध्य फोर्स एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, इंटरेक्शन संभव होता है ना। और यही स्टैंडिंग वेव जब एक लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है या हायर ऑर्बिटल से नीचे ऑर्बिटल में आता है, तो यही स्टैंडिंग वेव जो है वो खुल जाती है और एक फोटान के वेव, कंप्लीट वेव में रिप्रेजेंट होती है। और उस फोटान के कंप्लीट वेव में क्या होता है, उस फोटान जब निकलेगा उसमें मोमेंटम होता है ना। तो वास्तव में स्टैंडिंग वेव एक तरह से मूविंग फोटान का ही रूप है, और वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के मध्य एक तरह से मोमेंटम को कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र करता रहता है। और न्यूक्लियस के मध्य भी स्टैंडिंग वेव होती है। तो एक तरह से ये स्टैंडिंग वेव लाइट आ गई ना, जो रहती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के साथ नोड के मध्य, वो वास्तव में क्या बोलते हैं, वो फोटान का ही रूप है।
और वो फोटॉन क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में आपस में उनके मध्य इंटरेक्शन संभव करता है ना। इसी के कारण इसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरह के इंटरेक्शन को संभव करता है। तो इस तरह से हमने चीज़ों को समझाने की कोशिश की। मिलते हैं सर फेसबुक लाइव में, हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। इन चीज़ों को, इसी चीज़ों को दूसरी तरीके से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड पे दूसरा क्या, इसी चीज़ों को और रिफाइन वे में बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइव वीडियो 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए यूट्यूब पे परमानेंट चीज़ें रहें, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।